हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में ईवीएस क्लास 3 के सभी चैप्टर का निचोड़ है। इससे पहले मैंने क्लास 3 के ईवीएस के जितने भी चैप्टर हैं, मैंने चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को थ्योरी करा रखी है। तो आज हम लोग सभी चैप्टर का निचोड़ लाए हैं। आपके क्लास 3 का चैप्टर अब समाप्त हो चुका है, तो इस वीडियो में सभी चैप्टर का निचोड़ है और इस वीडियो में ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके पेपर में आएंगे और यहाँ से 100% आएंगे, क्योंकि मैंने क्लास 3 के जितने भी चैप्टर हैं उनके सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में लिया है। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में कम से कम एक कमेंट करिए। चलिए आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं और इसे क्या कहते हैं, अवलोकन की प्रक्रिया यानी ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। सबसे पहली बात कि बच्चों को हमें ऑब्जर्वेशन मेथड से ही सीखने का मौका देना चाहिए, ताकि वो जिस चीज़ को देखेंगे उसे समझेंगे और उसे ऑब्जर्व करेंगे और उसे काफ़ी लंबे समय तक याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जिक्सा क्या है, तो जिक्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं, इनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ये जिक्सा कभी कभी एग्जाम में आपके ज़रूर आते हैं कि जिक्सा क्या है। देखिए, जिक्सा इस तरह की पहेली होती है, यानी कि पैटर्न होता है। जिक्सा क्या होता है, तो इस तरह की पहेली होती है यानी पैटर्न होता है, जिसको लगाने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और बच्चों को इस तरह की पहेली दी जाए ताकि उनके दिमाग पर जोर पड़े और वो उनका दिमाग तेज़ी से काम करे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि देखिए, इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश के मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलांकर जो थे, वो सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। ये है आपके विष्णु चिंचलांकर। ये कहाँ के थे, तो मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश में कहाँ के, इंदौर के। और ये क्या करते थे, तो ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि बच्चों का पहला स्कूल परिवार होता है। बच्चे अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चों का जन्म कहाँ होता है, परिवार में होता है और परिवार ही उनका पाठशाला होता है, क्योंकि वो बच्चे हर चीज़ जो आसपास की भाषा होती है, रहने सहने का ढंग होता है, बोलने चालने का जो भी चीज़ है, वो सभी बच्चे सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं। देखिए, इस तरह से। ठीक है, अगला टॉपिक कह रहा है, देखिए ये भी आपका बहुत मैंने इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही लिया। देखिए, हांगकांग में लोग सांप से बना पकवान खाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, लिंग हुफेन। देखिए, हांगकांग एक चाइना का प्रशासनिक शहर है। ठीक है, तो वहाँ के लोग क्या खाते हैं, तो सांप से बना पकवान, जिसको हम क्या कहते हैं, लिंग हुफेन कहते हैं। ये देखिए, सांप से बना पकवान होता है, वहाँ के लोग खाते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है, देखिए मैंने इन दोनों को साथ में ले रखा है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, कश्मीर में लोग सरसों की तेल में बनी मछली खाते हैं। देखिए, सरसों के तेल की बनी मछली कैसे लगती है, तो कश्मीर में लोग कहाँ के तेल, तो सरसों की तेल में बनी मछली खाते हैं, क्योंकि जो सरसों का तेल होता है ये शरीर को गर्म रखता है और कश्मीर एक ठंडा इलाका है, तो इसलिए कश्मीर में लोग सरसों के तेल की बनी मछली खाते हैं। जबकि यहाँ लोग क्या कहते हैं, गोवा में नारियल के तेल से बनी समुंदर की मछली खाते हैं। देखिए, नारियल के तेल में मछली का कैसा रंग है और ये सरसों के तेल में देखिए, तो कह रहा है कि गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली, समुंदर की मछली खाते हैं, क्योंकि गोवा समुंदर के किनारे है और वहाँ नारियल काफ़ी ज़्यादा होता है और समुंदर की मछली तो खाएंगे। तो देखिए, कश्मीर में लोग सरसों के तेल से, क्योंकि कश्मीर ठंडा प्रदेश है और सरसों का तेल शरीर को गर्म रखता है, और गोवा में लोग नारियल के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं। ठीक है, केरल में दो चीज़ लगती है, नारियल और टैपियोका, जिसे हम कसावा, टैपियोका को हम क्या बोलते हैं, कसावा। अब आप बोलेंगे कि टैपियोका क्या होता है। स्वीट पोटैटो का नाम सुने, जिसे हम शकरकंद कहते हैं, जो फास्टिंग के दौरान खाया जाता है आलू की तरह, तो ये है टैपियोका। ठीक है, और ये है नारियल। तो ये क्या होता है, केरल में दो चीज़ें लगती हैं, नारियल और टैपियोका। टैपियोका ये है आपका, तो समझ गए, जिसे हम क्या बोलते हैं, वहाँ की भाषा में हम कसावा बोलते हैं, और इधर हम लोग क्या, उत्तरी बिहार की तरफ, उत्तरी भारत में क्या बोलते हैं, इसे हम स्वीट पोटैटो बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि केरल में लोग नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाते हैं। ठीक है, किसी भी करी के साथ। देखिए, ये है आपका टैपियोका। जब हम शकरकंद यानी कि जो स्वीट पोटैटोज को छील देंगे तो ये ऐसा लगेगा, और ये आपका करी, तो उसे खाते हैं। और वो जो साबूदाना बनता है बच्चों का, तो वो भी आपका किससे बनता है? टैपियोका से है। देखिए, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो केरल में लोग नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ क्या खाते हैं? उबला हुआ टैपियोका खाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका 10वां नंबर क्या कह रहा है कि स्कूल में सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि स्कूल में बहुत से धर्म के बच्चे आते हैं जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलते हैं। सभी बच्चे एक दूसरे के साथ क्या तरह तरह की चीज़ें सीखते हैं, तो उन्हें सीखने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कर आपके पेडागोजी के क्वेश्चन इसी सब लाइन से बन सकते हैं कि कुछ सीखने का मौका, बच्चों को हमेशा सीखने का मौका देना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं उन्हें स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। इसके बाद कह रहा है कि नाच में इशारे और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मुद्राएं कहते हैं। देखिए, ये इस मुद्रा में हम लोग भी स्कूल में क्या बोलते हैं? सावधान की मुद्रा में, विश्राम की मुद्रा में। तो ये एक मुद्रा होती है जिसमें चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए अब आपका 13 नंबर क्या कह रहा है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक, देखिए मोर को यहाँ देख सकते हैं। बच्चे कक्षा से बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। अब बच्चे कक्षा से बाहर, बच्चों को हमेशा कक्षा से बाहर की चीज़ें भी बतानी चाहिए, और साथ ही साथ वह पक्षियों को देखेंगे यानी कि ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन मेथड से वो बहुत कुछ सीखेंगे और आसानी से उसकी पहचान कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है, देखिए मैंने यहाँ भी दोनों को साथ में लिया है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती, ये है आपका मैना, जिसे हम लोग देहात में क्या बोलते हैं? मैनी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैनिया। तो ये क्या है? तो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, यही वो मैना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं, इसलिए मैंने आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने एक पेज में लिया। देखिए, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। देखिए, उल्लू अपनी गर्दन कितने डिग्री पीछे तक घुमा सकता है? 260 या 270 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए ये पीछे तक घुमाया हुआ है और ये है उल्लू। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है? ये आपका तो बहुत ज़्यादा आता है। देखिए, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं इनके बालों के कारण। ये क्वेश्चन पूछता है कि पक्षियों के पंख अलग अलग रंग और डिज़ाइन के होते हैं, किसके कारण? वातावरण के कारण, जलवायु के कारण, उनके बालों के कारण। तो इनके क्या होते हैं? उनके बालों के कारण। ठीक है, पक्षियों के पंख अलग अलग डिज़ाइन और रंगों के होते हैं उनके बालों के कारण। उनके पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। पंख उनके शरीर को गर्म रखते हैं। यहाँ पर गर्म होगा क्योंकि देखिए जैसे ही आप किसको छूते हैं, मुर्गा या मुर्गी, मुर्गी अंडा सेती है तो वो अपने पंख के नीचे अंडे को रखती है क्योंकि अंडे को गर्माहट मिले। अगर आप मुर्गी के पंख के नीचे हाथ लगाते हैं तो आपको बहुत गर्मी का एहसास होगा। तो ये क्या होता है? पंख उनके शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। ठीक है, पक्षियों को जल सतह बनाने, वाटर प्रूफ बनाते हैं। तो जल सतह, तो ये क्या होता है? वाटर प्रूफ। पक्षी के पंख पर क्या होता है? मोम होते हैं। अगर उस बारिश में पक्षी भीगता है तो तुरंत अपने शरीर को झाड़ लेगा और सारा पानी नीचे गिर जाता है। तो वो क्या करता है? पंख क्या करता है? उन्हें वाटर प्रूफ बनाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके बार बार आए एग्जाम में। ये टोटल के टोटल आपके इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, इसमें सब इंपॉर्टेंट ही है। इसके बाद देखिए आपका 16 नंबर क्या कर रहा है? भोजन पकाने के तरीके, भूनकर, उबालकर, भूनकर, उबालकर, तलकर और सेककर। इसे याद रखिएगा, ये चारों आता है और कभी कभी 3 देता है और 1 नहीं देगा, और कभी कभी 1 देगा 3 अलग दे देगा। तो इसे याद रखिएगा, भोजन पकाने का तरीका क्या है? भूनकर है, उबालकर है, तलकर है और साथ ही साथ सेककर है। इसके बाद कह रहा है भोजन पकाने का एक ढंग क्या है? भूनने का विकसित रूप सेकना होता है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? सर्वोत्तम विधि क्या होती है? तो वो है भाप विधि। जैसे आप मोमोज खाते हैं तो वो क्या होता है? मोमोज भाप से ही पकता है, तो सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है? वो भाप विधि है। ठीक है, अब देखते हैं 80 नंबर क्या 90 नंबर देखिए क्या कह रहा है
कि पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों का ध्यान से चित्र देखने, यहाँ भी क्या होता है ऑब्जर्वेशन कौशल आ गया, देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उसमें चित्र अवलोकन की क्या होता है कौशल विकसित होंगे। ये आपके पेडागोजी में हेल्प करेंगे ये वाला लाइन, ठीक है। कि बच्चों को अगर हम पढ़ने से पहले उन्हें चित्र देखने का समझने का मौका दे, अगर बच्चे चित्र देख लेता है ना बुक का, तो उसे पूरा थोड़ा थोड़ा उस कहानी का आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या होगा, तो उन्हें पहले वो चित्र देखने दें, ठीक है। बातचीत के दौरान यह संदेश मिला आवश्यक है कि सभी काम, देखिए बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना यहाँ पर होगा, मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। फॉर सपोज कीजिए कि कभी आपका पैसा चोरी हो गया, ठीक है, तो आप उस समय कितना तकलीफ में होंगे वो सामने वाला नहीं समझ पाएगा जब तक कि उसका पैसा ना चोरी हो। तो वही कह रहा है कि अगर हम किसी को बोलने से पहले एक बार सोचे कि कोई हमको वही चीज़ बोले तो कैसा लगेगा, तो स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं, ठीक है। अब आपका 22 नंबर क्या कह रहा है कि जो लोग देख नहीं सकते उन्हें पढ़ने का एक खास तरीका क्या होता है जिसे हम ब्रेल कहते हैं। जो बच्चे देख नहीं सकते हैं तो उन्हें पढ़ने के लिए एक विधि का उपयोग किया गया जिसे हम क्या कहते हैं ब्रेल कहते हैं। और ये देखिए ये ब्रेल लिपियाँ होती हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते इन्हें वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ब्रेल क्या होता है, तो ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीली औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन में आया है पिछली बार कि ब्रेल क्या होता है, तो मोटे कागज पर एक नुकीली औजार से बना एक बिंदु होता है, जैसे कि आप यहाँ पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम 24 नंबर देखेंगे कि ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। इस पर क्या किया था, हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, जैसे कि यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। उस पर क्या लिखा हुआ है, ठीक, देखिए लुइस ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। ये है आपके लुइस ब्रेल जिसने ब्रेल लिपि की खोज की थी और यही ब्रेल लिपि है। लुइस ब्रेल की काम करते वक्त इनकी आंखों में चोट लगने से इनका आंख क्या हो गया, खराब हो गया था। तो इन्होंने पढ़ना जारी रखा, इन्होंने अपनी पढ़ाई न छोड़ने की कसम खाई। इसके बाद इन्होंने एक तकरीब निकाली कि जो बच्चे अंधे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, तो इन्होंने क्या किया, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वो इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। ये याद रखिए कि लुइस ब्रेल कहाँ के थे, लुइस ब्रेल जो थे आपके फ्रांस देश के रहने वाले थे। अब देखिए 26 नंबर क्या कर रहा है, इस लिपि में मोटे जो ब्रेल लिपि है उसको कैसे लिखा जाता है, तो मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये भी आपका बहुत बार आया, जैसे कि आपका पूछता है ब्रेल लिपि का क्वेश्चन पूछ देगा और उसमें ये सब ऑप्शन में डाल देता है, तो आप लोग सभी को ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आपका 27 नंबर क्या कह रहा है कि यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। भी क्वेश्चन आता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, 6 बिंदु। देखिए यहाँ भी 6 है, इसमें भी 6 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहता है ताकि वो आसानी से समझ पाए। अगर हम कहें आपसे कि ये ब्रेल लिपि होता है तो आप भी समझ नहीं पाएंगे कि ब्रेल लिपि क्या होता है, जैसे देवनागरी लिपि हो तो वही लिपि है, नहीं। तो इसीलिए अब ब्रेल शीट आप लोग को दिखाया गया ताकि आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। अब आपका आता है 28 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, शुरू में बर्तन बनाए गए, शुरू में जो बर्तन बनाए जाते थे वो किसके होते थे, तो वो पत्थर और मिट्टी के थे। देखिए ये पत्थर के बर्तन हैं और ये आपके मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेद कर और मिट्टी के बर्तन हाथों से गूंथ कर बनाए जाते थे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 29 नंबर पर, क्या कह रहा है कि मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना पड़ता है। जैसे कि आप मिट्टी के बर्तन बना दिए, अब इसे पकाना पड़ता है आग में। देखिए यहाँ भी आग में पकाया जा रहा है और इस तरह से भी बर्तन को पकाए जाते हैं। अब आते हैं 30 नंबर पर, यहाँ क्या कह रहा है कि पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, बुजुर्ग है। बुजुर्ग यानी कि हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, यह समझने से बच्चे बुजुर्ग से बातें करने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है। अब ये बात यहाँ बुक में क्यों रखी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं अपने ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर से दूर रहते हैं, उनसे बात करने में हिचकिचाते, उनके पास नहीं जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बच्चों को बड़ों से बुजुर्गों
से लगाव रखने के लिए तथा जैसे पिछले पीछे पुराने ज़माने की बातों को बारे में पता करने के लिए बुजुर्गों के पास जाने की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि परिवार मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई है। परिवार बच्चों का पहला स्कूल पाठशाला होता और उस पाठशाला की टीचर कौन होती है? पहली तो बच्चे की माँ होती है, जिससे बच्चा पहला वर्ड बोलना शुरू करता है, वो है माँ। ठीक, यहाँ कह रहा है कि किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसे हम पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके हो गए दादा दादी, यहाँ हो गए आपके नाना नानी एक में, फिर इसके बाद इनके पेरेंट्स हो गए आपके मम्मी, इनके पेरेंट्स हो गए आपके पापा। अब आप इनसे हो गए हैं आप हुए, मम्मी पापा से आप हुए, तो ये क्या होता है? ये एक पारिवारिक वृक्ष है। ठीक है, अब अगला देखिए क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ये देखिए एकल परिवार की खुशियाँ और ये देखिए संयुक्त परिवार की खुशियाँ। ठीक है, तो बच्चों की सामाजिकता का पहला पाठ उनका परिवार होता है। बच्चे परिवार से ही समाज में रहना बोलना सब सीखते हैं। और जैसे ही बड़े बच्चे छोटे बच्चे किसी घर जाएंगे ना, तो उनका रहन सहन देखकर कभी कोई कहता है कितना अच्छा से बच्चा रहता है, कितना अच्छा संस्कार दिया गया है। यानी कि यही है कि बच्चों को सामाजिकता का पहला पाठ उनके परिवार से ही प्राप्त होता है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको एकल परिवार अच्छा लगता है या संयुक्त परिवार। चलिए देखिए अगला क्या कह रहा है। यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। असम में बहुत बारिश होती है। असम में क्या होता है? बहुत बारिश होती है। असम में घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। अब इसे याद कैसे करेंगे? यहाँ भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि कहाँ के घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बनते हैं और वो लकड़ी के बने होते हैं। तो याद रखिएगा असम के घर। और असम जैसे असम स आया बा अस स आया असम बास असम बास, याद रखिएगा कि बांस और बांस क्या होता है? अगर मान लेते हैं जमीन से थोड़ा ऊपर, क्योंकि बांस लंबे लंबे, सपोज ऐसे याद करिएगा कि बांस बहुत लंबे होते हैं। इन्हें क्या इसीलिए क्या होता है कि इन्हें जमीन से थोड़ा ऊपर करके बनाते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर बहुत पानी रहता है, बारिश होती है, तो इसे थोड़ा सा 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। इस तरह से याद रख सकते हैं। ये सभी लाइन अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यही आपके ऑप्शन में रहते हैं और आपको आते हुए भी ऑप्शन से आप क्वेश्चन आंसर गलत कर लेते हैं, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़िए। यहाँ देखिए मनाली एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, यहाँ भी बारिश बहुत होती है, बर्फ़ भी पड़ती है, ठंड क्या होता है? ज़्यादा हो जाती है, तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। मनाली के मकान पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। ठीक है, और यहाँ भी आपने क्या पढ़ा कि बारिश बहुत होती है असम में और यहाँ भी घर लकड़ी के बने होते हैं। और मनाली में भी आपने क्या पढ़ा कि मनाली में भी बारिश बहुत होती है और यहाँ भी घर लकड़ी के, लेकिन लकड़ी के साथ साथ यहाँ घर किसके बने होते हैं? पत्थर के बने होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ बर्फ़ पड़ती है। तो याद रखिए ये कहाँ के हैं? मनाली का। मनाली आप लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ के घर किसके होते हैं? पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, बर्फ़ भी पड़ती है। इस तरह से याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए राजस्थान की बात आ गई। देखिए राजस्थान से कौन कौन लोग हैं कमेंट करिएगा। यहाँ देखिए राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। राजस्थान क्या होता है? यह एक मरुस्थलीय इलाका है जहाँ बालू ही बालू है, तो यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है, क्योंकि बालू थोड़ा सा गर्मी में धूप में आएगा तो तुरंत गर्म हो जाता है और रात में बहुत ठंडा हो जाता है बालू। तो यही है कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। यहाँ देखिए मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं। इन दीवारों पर मिट्टी से लीप कर सुंदर बनाया जाता है। इन घरों को मिट्टी से लीप कर सुंदर बनाया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि राजस्थान में तो बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है, बहुत गर्मी होती है। जैसे कि आपको गर्मी के दिन में आप क्या करते हैं? कहाँ से पानी लेते हैं? मटके से। और मटका किसका बना होता है? मिट्टी का। और बहुत मोटा तरीका से बहुत मोटा होता है, जो घड़ा होता है मिट्टी का, ताकि उसमें पानी क्या रहे? ठंडा रहे। तो यहाँ के घर भी ठंडा रहे, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए यहाँ के घर मिट्टी के होते हैं और बहुत मोटे होते हैं। ठीक है, और इनकी छतें कैसी होती है? कटीली झाड़ियों से होती है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में लोग इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा पीते हैं। कहवा को हम क्या बोलते हैं? चाय। देखिए यहाँ पर बादाम है, यहाँ इलायची और ये है इनका चाय। तो जम्मू कश्मीर में कैसा लोग पीते हैं? तो जम्मू कश्मीर में इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा यानी कि चाय पीते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ की बात करते हैं, कश्मीर में हाउस बोट भी होती है। कश्मीर में क्या होता है, हाउस बोट भी होती है। और ये देख सकते हैं, ये बोट हाउस जो बोट में है उसी में हाउस बना दिया गया। और डल झील भी कश्मीर में, ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि डल झील कहाँ है, कश्मीर में। अब आप कैसे याद कर सकते हैं कि देखिए कश्मीर में डल झील है और डल झील में हम जाएंगे हाउस बोट पर, और हाउस बोट पर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इलायची और बादाम का डाला हुआ चाय लेकर। ऐसे याद कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों कहाँ है, तो कश्मीर में है। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए राजस्थान में लोग टंका बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। जो भी वहाँ बारिश होता है, आपने पीछे पढ़ा कि राजस्थान में कम बारिश होता है, तो राजस्थान के लोग जो होता है टंका बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। ये देखिए इस तरह से बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और इसे पीने लायक बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि घास पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, देखिए इकोसिस्टम, जो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर ये घास है, घास को कौन खा रहा है, टीडा खा रहा है। टीडा को कौन खा रहा है, पक्षी खा रहा है। मछली खा रही है, मछली को कौन खा रहा है, तो जानवर खा रहा है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे बाज को कौन खा रहा है, बाज को सांप खा रहा है। सांप को कौन खा रहा है, चूहा खा रहा है। फिर इसके बाद चूहा, नहीं ये तो उल्टे हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई घास है, घास को क्या खाता है, तो टीडा खाता है लोग। टीडा, टीडे को कौन खाता है, छिपकली। छिपकली को कौन खाता है, बाज। और बाज किसको खाता है, सांप को। सांप किसको खाता है, चूहा को। और फिर चूहा किसको खाता है, तो फिर घास को खाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब एक दूसरे पर निर्भरता है जिससे ये जीवन चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो क्लास 3 में जितने ईवीएस के क्लास 3 में जितने चैप्टर थे उससे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिल रहे हैं। अगर हमारे साथ आप सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट दिसंबर 2024 की, तो विश्वास करके जुड़े रहिए। मैं आपका ईवीएस का पूरा चैप्टर ख़त्म करवाऊँगी, इसके बाद पेडागोजी के क्लासेस ख़त्म करवाऊँगी, फिर इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगेगा, इसके बाद जो होता है चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और इस तरह से आपका ईवीएस का क्लास पूरी तरह से पेपर 1 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 4 की क्लास शुरू करेंगे इसके बाद। तो हमारे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।